Dear students, welcome you all in chemistry classes by SVGMS Anupkar. You are again with your Anita ma'am after a break, and now we will try to regulate these online classes. Okay? अब बात कर लेती हैं आज की क्लास के बारे में कि क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में. मेन टॉपिक फॉर आवर टुडेज ऑनलाइन क्लासेस rate law and its determination. Okay, and along with this main topic we are going to study one more minor topic, that is types of reaction on basis of their rate. हम एनसीईआरटी का एक भी वर्ड भी स्किप नहीं करने वाले हैं कि पता नहीं है ना एग्जाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन पुट हो सकता है, तो ये माइनर सा टॉपिक पहले स्टडी कर लेते हैं, फिर जो आज का हमारा मेन टॉपिक है विच इज रेट लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ वो स्टडी करेंगे. ओके, then let's start. Types of chemical reactions on the basis of their rate. Rate means speed of a reaction. High speed से हो रही है, low speed से हो रही है. Then on basis of rate, chemical reactions are classified into three types. कितने टाइप्स में क्लासीफाई की गई है? थ्री टाइप्स में. वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट टाइप, chemical reactions which proceeds with very high speed, जो बहुत ही हाई स्पीड से प्रोसीड होती है, those are known as fast reactions. तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है वो क्या हो गया है? फास्ट रिएक्शंस, जो बहुत ही हाई स्पीड से प्रोसीड होती हैं. नेक्स्ट, जो बहुत ही स्लोली प्रोसीड होती हैं, प्रोसीड्स वेरी स्लोली, ओके, आर नॉन एज स्लो रिएक्शंस. धीरे हो रही है तो ओके, स्लो हो रही है तो स्लो रिएक्शन, दैट इज थर्ड टाइप. बीच का जो सेकंड टाइप है वो हम इनके बाद स्टडी करेंगे. अब बात कर लेते हैं इन दोनों की. पहले फास्ट रिएक्शन, जैसा कि हमने अभी कहा कि बहुत ही हाई स्पीड से प्रोसीड होती हैं. इतनी हाई स्पीड होती है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक मोमेंट के बिलियंथ ट्रिलियंथ पार्ट में कंप्लीट हो जाती हैं. कि इनका जो हाफ लाइफ टाइम और इवन लाइफ टाइम है ना, दैट इज अप्रोक्सीमेट between 10 raised to power minus 10 to 10 raised to power minus 16 सेकेंड ऑर्डर. मतलब इतनी सेकेंड में एक सेकेंड का भी कितना पार्ट हो गया ना, उसमें इसका कंप्लीशन हो जाता है. तो कितना हाई स्पीड से प्रोसीड होती होंगी. इनके जो एग्जांपल हैं कौन सी हो सकती हैं? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कहाँ होता है जहाँ रिएक्शन फास्ट हो? आयनिक स्पीसीज में ना. तो जो आयनिक reactions हैं, means chemical reactions, those involves ionic species are examples of fast reactions. For example, reaction of silver nitrate with sodium chloride, which results silver chloride as well as sodium nitrate. देखो ये ionic species involve कर रहा है ना. सिल्वर, इसका जो पॉजिटिव आयन है that get attracted negative of this. यहाँ अपोजिट चार्ज में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है सेम. Na पॉजिटिव मीन्स सोडियम आयन एंड नाइट्रेट आयन में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन के कारण ये क्या होता है? बहुत ही हाई रेट से प्रोसीड होती है. तो ये हो गया एग्जांपल. इसके अलावा वन मोर एग्जांपल, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद बेस. न्यूट्रलाइजेशन भी फास्ट रिएक्शंस के एग्जांपल्स है. बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है इन रिएक्शंस, सिंपल सा हमें सिर्फ क्लासिफाई करना है इनको. ओके, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन. इट इज आल्सो अ फास्ट रिएक्शन, अप्रोक्सीमेट 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 10 सेकेंड ऑर्डर का होता है इसका लाइफ टाइम एज वेल एज हाफ लाइफ टाइम. ओके, तो ये फास्ट रिएक्शंस हो गई. अब देखो ये बहुत ही फास्टली हो रही है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, हमसे एक मोमेंट का भी बिलियन ट्रिलियन पार्ट ना. तो then how can we find out rate of reaction and mechanism for these reaction? It's very difficult, बहुत मुश्किल हो गया ना. तो काइनेटिक स्टडी इस टाइप की रिएक्शन से डील नहीं करता, ये बहुत मुश्किल है. इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज मैकेनिज्म फाइंड आउट करना. नेक्स्ट स्लो रिएक्शन की बात करते हैं. दीज टेक्स मिनट, आवर, डेज, इवन years for their completion. ये
ईयर्स तक ले लेती है अपनी कंप्लीशन के लिए, मीन्स बहुत स्लोली भी हो सकती है, बहुत बहुत ज़्यादा स्लोली। ठीक, वेल नोन जो एग्जाम्पल है स्लो रिएक्शन का, दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। पढ़ चुके हैं ना हम, रस्टिंग ऑफ आयरन 10th में भी किया, आई थिंक जूनियर में भी। इसके बाद देखो इसकी रिएक्शन लिख लेती हैं, कहाँ होती है रस्टिंग, आयरन की रस्टिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर which results hydrated ferric oxide, that is rust। ठीक, इसके जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के लिए टर्म यूज कर सकते हैं एक्वस फेरिक हाइड्रोक्साइड, जो डिहाइड्रेशन पे या मोर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मोर क्रिस्टलाइन रस्ट बना देता है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। One more example of slow reaction is reaction of hydrogen with oxygen at room temperature। जो वाटर बनाती है ना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाती है, वाटर। रूम टेम्परेचर पर ये रिएक्शन बहुत ही स्लो है, वेरी स्लो रिएक्शन। ओके, अगर ऐसा नहीं होता तो एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, तो वो ऑटोमेटिकली रिएक्ट करके क्या बना चुका, साइमल्टेनियसली रिएक्ट करके क्या बना चुकी होती, वाटर, और एटमॉस्फेयर में वाटर वाटर होता। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्लो रिएक्शंस। अब देखो जैसा कि हमने पढ़ा कि ईयर्स तक ले लेती हैं, तो हाउ कैन वी डिटरमाइन मैकेनिज्म और रेट, सालों तक लग जाएंगे ना। तो for these type of reaction it is also difficult to study their kinesis। इन रिएक्शन की काइनेटिक स्टडी भी क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, इतने सालों तक वेट करना पड़ेगा। तो काइनेटिक स्टडी इनसे डील नहीं करती है, इन दोनों टाइप की रिएक्शन से। तो किससे डील करती है, जो एक थर्ड पार्ट रह गया हमारा, जो हमने सेकंड टाइप छोड़ा हुआ है, केमिकल रिएक्शंस which are neither very fast nor very slow, जो नॉर्मल रेट से होती हैं, ना ज़्यादा फास्ट होती हैं ना ज़्यादा स्लो होती हैं। और काइनेटिक स्टडी इन्हीं से डील करती है, जो हमारी काइनेटिक्स है, क्योंकि इनके लिए रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना, मैकेनिज्म फाइंड आउट करना, दैट इज इजी प्रोसेस। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ये आगे हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन में ये दोनों एग्जांपल्स करने जा रहे हैं, इसलिए यही एग्जांपल बता रही हूँ ताकि ध्यान रहे, रिपीट होंगे तो। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर व्हिच रिजल्ट्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर, वी कैन से सुक्रोज व्हिच रिजल्ट्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हेक्सोज है, 6 कार्बन कंसिस्ट करती हैं, बट ग्लूकोज इज एल्डोज, मेन फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होएगा, और जो फ्रक्टोज है दैट इज कीटोज, मेन फंक्शनल ग्रुप कीटोन होता है। दैट ऑल वी विल स्टडी इन डिटेल इन आवर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया, बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, सिर्फ 3 टाइप्स और उनके एग्जाम्पल, वेरी स्लो, वेरी फास्ट, एंड reactions that those proceeds with moderate speed, neither very slow nor very fast, and kinetic study mainly से डील करती है, उनसे क्यों नहीं वो हमने पढ़ लिया है। तो ये हमारा माइनर टॉपिक हो गया आज का, और जो मेन टॉपिक है दैट इज रेट लॉ, तो वो स्टडी करते हैं नेक्स्ट हम। रेट लॉ एंड देन डिटर्मिनेशन भी करना है हमने, तो पहले रेट लॉ कर लेते हैं हम। ये भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बहुत ही इजी है समझने के लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने वाले हैं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन दिस टॉपिक, तो हमें बहुत ही इसको अच्छे से समझना है। देखो हमने कोई भी एक जनरल केमिकल इक्वेशन ले ली, A reactant is converting to product according to law of mass action,
क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्वेशन नंबर्स देते जाते हैं इनको 2। अब मान लो देयर आर मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीसीज इन रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, मोर देन वन टाइप की रिएक्टिंग स्पीसीज हो गई, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ दीज डिफरेंट रिएक्टेंट्स। इन जो डिफरेंट रिएक्टेंट्स हैं, अगर 3 होते तो 3 की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट होता, 4 होते तो 4 का, डिफरेंट रिएक्टिंग स्पीसीज की कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब अगर कोई स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी प्रेजेंट है, दैट इज इक्वेशन नंबर 5, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, ये ध्यान रखना है, लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं हम, जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए बी। अब यहाँ पे इन कंसंट्रेशन की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है ना कोई पावर आ सकती है, ठीक, हमने एक्स वाई लिख दिया, दैट इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब ये जो इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स की पावर है ना, दैट मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एंड मे नॉट बी इक्वल, यानी ये जो पावर है ये इस स्पीसीज की स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल भी हो सकती है एंड मे नॉट इक्वल टू, और नहीं भी, कब इक्वल होगी कब नहीं ये हम अभी स्टडी करेंगे। हमने जो प्रीवियस क्लास स्टडी की थी तब हमने पढ़ा था कि किस रिएक्शन की कितनी पावर पे डिपेंड करेगी, वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करने वाले हैं, तो आज स्टडी करेंगे इसको। इसी तरह बी का जो पावर है कंसंट्रेशन का, दैट मे बी इक्वल टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ बी और मे नॉट बी इक्वल टू, और नहीं भी हो सकता, कब होगा कब नहीं ये अभी कर लेंगे हम, उससे पहले ये कंप्लीट कर लें पहले रेट लॉ। अब देखो जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं देन हम क्या लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। हियर K is proportionality constant, this K is proportionality constant which is known as rate constant। क्या है ये, रेट कांस्टेंट कहलाता है, हिंदी में बोलते हैं वेग नियतांक, और हिंदी में रेट लॉ के लिए यूज करते हैं वेग नियम। इट इज ऑल्सो नॉन एज रेट एक्सप्रेशन, वेग व्यंजक भी बोलते हैं एक्सप्रेशन। अब देखो ये जो इक्वेशन आ गई ना लॉ ऑफ, ये हम अभी स्टडी कर लेते हैं रेट कांस्टेंट, उससे पहले ये जो इक्वेशन आई है लॉ ऑफ मास एक्शन से किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, जो किसको किससे रिलेट कर रही है, किससे रिलेट कर रही है, रेट ऑफ रिएक्शन को रिलेट कर रही है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। दिस इक्वेशन इज नॉन एज रेट लॉ, that is known as rate law as well as rate expression, इसको rate law कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे रेट लॉ को, इक्वेशन that relates rate of reaction with concentration of reactant, ऐसी इक्वेशन जो रेट ऑफ रिएक्शन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से रिलेट करती है, दैट इज नॉन एज रेट लॉ। ओके, अब हम रेट कांस्टेंट की बात करते हैं, तो रेट कांस्टेंट के लिए क्या यूज करेंगे, देखो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से रिलेट कर रहा है। तो डेफिनेशन एक तो ये हो गई, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट दैट रिलेट्स और विच रिलेट्स rate of reaction with concentration of reactants, that is rate constant है। अब एक और डेफिनेशन कर लेते हैं इसके लिए, और एक नेक्स्ट टर्म भी है हमारी स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। अब जैसे हमें K फाइंड आउट करना है या डिफाइन करना होता है, जैसा फिजिक्स में करते हैं ना, बाकी उसके साथ जो भी स्पीसीज है उसके मल्टीपल में उसको यूनिटी ले लो। तो इफ concentration of A as well as concentration of B in unity, अगर ये यूनिट है, ओके 1 हो गए ये
देन फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 7 क्या आ जाएगा, R इक्वल K, क्योंकि बाकी टर्म्स तो क्या हो गई हैं, 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होके K आ गया। अब देखो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, दैट इज नॉन एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन, जो किसके इक्वल हो गया है, रेट कांस्टेंट के। तो स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट को एक और किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, rate of reaction when concentrations of all the reacting species taken to be as unity. Rate of reaction when concentration of all the reacting species taken to be as unity is known as specific rate of reaction and it is always expressed rate constant. Okay, किसको एक्सप्रेस करता है, रेट कांस्टेंट को, तो ये डेफिनेशन हम रेट कांस्टेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन ऑल द रिएक्टिंग स्पीसीज आर टेकन टू बी एज यूनिटी, ओके, then rate of reaction is known as rate constant or rate of reaction is known as specific rate of reaction and it is always equal to or always expresses rate constant. ठीक है, जब सारी रिएक्टिंग स्पीसीज का कंसंट्रेशन यूनिट है तो रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट को एक्सप्रेस करता है और इसे स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो दैट इज रेट लॉ। ओके, हमारा रेट लॉ टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब इस रेट लॉ को एक बार हम यहाँ कॉर्नर में लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि नेक्स्ट जो क्लास का टॉपिक है ना वो एक बार यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे हम, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमने इस रिएक्शन के लिए दैट इज प्रोडक्ट की अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमने रेट लॉ लिख लिया है। अब देखो हम बात करते हैं किसकी, कि कितनी पावर पे डिपेंड करेगा। अभी हमने किया ना कि x जो है वो स्मॉल a यानी a के स्टोइकियोमेट्रिक के कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी, तो कब होता है कब नहीं इसकी बात करते हैं। तो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। Determination of rate law. It's also very easy to understand. देखो किस रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, इसके लिए हम एक जनरल से एग्जांपल लेके पहले समझ लेते हैं इसको। सारी रिएक्टिंग स्पीसीज एक ले लेते हैं हम, ठीक है, पहले स्पीसीज ले लेते हैं, ए एंड बी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं। इसके लिए क्या किया जाता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि किस रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा। तो पहले जितनी भी रिएक्टिंग स्पीसीज होती है ना उनकी इनिशियल कंसंट्रेशन ले लेते हैं, कोई भी हम फर्स्ट डेटा जो ले रहे हैं, सपोज हमने कितनी ले ली, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर मोल पर लीटर में ले रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, कंसंट्रेशन लेने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन लेने के बाद उनका रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं, उन कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट कितना आ रहा है, हमने एज्यूम कर लिया कि आर आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अगर एक से ज्यादा स्पीसीज है तो हमने क्या करना है, जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का रेट ऑफ रिएक्शन से इफेक्ट देखना है कि कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे हमने ए का इफेक्ट देखना है किस पे, आर पे, तो हमने सिर्फ ए की कंसंट्रेशन को चेंज करना है, बाकियों को एज इट इज रहने देना है, क्योंकि उनको चेंज करेंगे तो फिर उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने ए का इफेक्ट देखना है तो बी को एज इट इज लेंगे। ओके, ए को मान लो हमने क्या किया, डबल। अगर हमने ए को डबल किया तो फिर हम रेट ऑफ रिएक्शन ऑब्जर्व करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ है,
वही रहा, डबल हुआ, 4 टाइम हुआ, 9 टाइम हुआ, कितना हुआ है? सपोज रेट ऑफ रिएक्शन हमने इसको डबल लिया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया है? डबल हो गया है। क्या हो गया है? डबल। हम ये इमेजिन कर रहे हैं, प्रैक्टिकली हम डिटरमिन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर हमने ए को कांस्टेंट रखा और बी को इनिशियल का डबल कर दिया, क्या कर दिया? बी को इनिशियल का डबल। अब मान लो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 4 टाइम। अब ये हम मान लो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम रेट ऑफ रिएक्शन क्या करेंगे? कंसंट्रेशन लेंगे इनिशियली, फिर क्या करेंगे? प्रैक्टिकली फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, फिर बी को वही रहने दिया, ए को डबल करके फिर रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। देन सेम ऐसे ही ए को कांस्टेंट रख के बी को चेंज करके कंसंट्रेशन, फिर उसका इफेक्ट देखेंगे। मींस ये जो डिटर्मिनेशन है, ये जो डेटा है, हमने कैसे लिया है? प्रैक्टिकली। तो हमें कैसे पता चलता है? कैसे पता चलता है? रेट लॉ कैसे डिटरमिन करते हैं? प्रैक्टिकली ओनली। रिएक्शन को देख के हम कुछ नहीं बता सकते, ये हम सारा डेटा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे। अब ये डेटा आ गया सपोज, अब इन डेटास को देखते हैं हम। अब एक और ले लेते हैं, सपोज हमने ए का कंसंट्रेशन 3 टाइम किया इनिशियल का, तो 3 टाइम हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। ए को वही रखा, बी का 3 टाइम किया तो 9 टाइम हो गया। अब देखो ये वाले डेटा देखते हैं हम, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। ए का इफेक्ट बता रहे ना, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में बी का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट है, किसका कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है? देखो ए का, फर्स्ट में 0.1 मोलर है, सेकंड में 0.2 है और फोर्थ में क्या है? 0.3 मोलर। अब ए का इफेक्ट डबल कर रही है तो डबल हो रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, ट्रिपल कर रही है तो ट्रिपल हो रहा है। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन फर्स्ट पावर ऑफ ए। ए की फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो डबल करेंगे तो डबल, ट्रिपल कर रहे हैं तो ट्रिपल। ओके, तो ये क्लियर हो गया। अब देखो थर्ड एंड फिफ्थ वाला, देखो थर्ड और फिफ्थ में ए का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट रह रहा है, बी का चेंज कर रहे हैं हम। इसके अलावा हमें ये भी देखना पड़ेगा ना, फर्स्ट बी, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। ओके, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ देखते हैं तो ए का कांस्टेंट है, बी का चेंज हो रहा है। यहाँ डबल किया बी का तो 4 टाइम होगा रेट, ट्रिपल किया तो 9 टाइम हो गया। तो ये क्या बता रहा है कि बी की कंसंट्रेशन की स्क्वायर पे और सेकंड पावर पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये सारे डेटा, ये सारा वर्क क्या होता है? प्रैक्टिकली वर्क होता है कि प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लेंगे कि कैसे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है। जब सारी रिएक्टिंग स्पीसीज के विद रिस्पेक्ट पावर्स पता चल जाएंगी तो हमारे पास कंबाइन करने से क्या आ जाएगा? रेट लॉ। दैट इज रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन। अभी रेट कांस्टेंट भी यूज करना है हमने, ठीक। तो ऐसे डिटरमिन करते हैं रेट लॉ। तो रेट लॉ कैसे डिटरमिन किया जाता है, किसकी कितनी पावर पे डिपेंड करेगा? दैट इज ऑलवेज डिटरमिन प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकली पता चलता है हमें कि किस पावर पे डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा हो गया जनरल सा। ठीक, नेक्स्ट इस बेसिस पे अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना हो, हम यही डेटा ले लेते हैं। इनिशियल कंसंट्रेशन ले ली हमने, सेम वही मोल पर लीटर, और यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन ले लेते हैं हम। यूनिट हम कर चुके हैं, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ओके, अब ये कुछ डेटा ले रहे हैं हम। इतने से ही हो जाएगा, 3 डेटा से ही कर लेते हैं। देखो ऐसा डेटा दिया हो और हमसे पूछा हो डिटरमिन रेट लॉ, हमें डेटा दे दिए हैं, हमें प्रैक्टिकली उसको
नहीं करना है ऑब्जर्व। अब कैसे करते हैं इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल, हमने क्या करना है, रेट लॉ वाली इक्वेशंस बना लेनी है इन सब डेटास के लिए। जैसे फर्स्ट डेटा से देखो क्या आ रहा है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या आ रहा है, आर हमें एज्यूम कर लेना है पहले, एज्यूमिंग दैट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इन रेट लॉ कितना है, x, ए के विद रिस्पेक्ट x है और b के विद रिस्पेक्ट y ले लिया हमने। तो अब r ए की कंसंट्रेशन लिखेंगे हम, ए की कंसंट्रेशन 0.1 और पावर कितनी है x, b की 0.1 और पावर कितनी है y, इक्वेशन नंबर 1। देन नेक्स्ट सेकंड के लिए लिख लो, इक्वेशन 1 दे दिया हमने, ए की कंसंट्रेशन 0.2 है, देन रेट कितना हुआ 4 हो गया ना, डबल करने पे ए की कंसंट्रेशन को डबल किया। तो अब देखो हमने क्या करना है, कैसे डिटरमिन करेंगे कि इसकी कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे डेटाज लो जिसका इफेक्ट देखना है ना, जैसे हमने ए के विद रिस्पेक्ट पता करना है कि कितनी पावर पे रेट डिपेंड करता है, रेट ऑफ फ्रिक्शन, ऐसे दो डेटाज लेने हैं जिनमें सिर्फ ए का कंसंट्रेशन चेंज हो रहा हो, बाकी सब स्पीसीज का क्या रह रहा हो, कांस्टेंट, और ऐसे दो डेटा यही वाले हैं जिसमें बी का कांस्टेंट रह रहा है और ए का चेंज हो रहा है। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। ओके, अब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर दो 2 से या फिर 2 को 1 से, तो क्या करें हम, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा, r/4r इज इक्वल k/k x y, ये सारा एज इट इज ले लिया हमने। अब देखो जो कैंसिल आउट हो रहा है कर दो, r से r, ये सारा कैंसिल आउट, इधर देखो क्या बचा है 1/4 और इधर क्या बचा है 1.1/0.2 रेज टू पावर x। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 इज इक्वल 1/2 रेज टू पावर x। अब अगर हमें x चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी 1/2 की कोई ना कोई पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर बेस इक्वल होंगे तो हम पावर्स को इक्वल कर सकते हैं ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 इज स्क्वायर ऑफ 1/2, इसका स्क्वायर है, बेस इक्वल है तो पावर क्या होती है इक्वल, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, क्या आ गई x की वैल्यू 2, यानी x की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है 2 पे। इसके लिए हम पहले कॉमन सा वो ये हमने एज्यूम कर लिया था, यानी कॉमन रेट लॉ इसका ये था, हमने सिर्फ x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ओके, ये इसके लिए रेट लॉ जो एज्यूम वाला है। अब x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो इसके लिए थर्ड डेटा भी ले लो, इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी, r कितना हो रहा है डबल, ओके, a का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 रेज टू पावर x, यहाँ b का 0.2 रेज टू पावर y, ये इक्वेशन थर्ड ले ली हमने। अब जिसमें a का चेंज हो रहा, a का कांस्टेंट रह रहा, फर्स्ट और थर्ड है ना, b का चेंज हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड से हमें पता चलेगा, जिसमें सिर्फ b का चेंज हो रहा हो, तो फर्स्ट इक्वेशन ये रही, थर्ड वो रही, तो 1 डिवाइडेड बाय थर्ड, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन थर्ड। 1 में क्या है देखो, लेफ्ट हैंड साइड r और इधर क्या है 2r इज इक्वल, ये क्यों ले रही है देखो, हमने b का इफेक्ट देखना है ना, तो ऐसे डेटा लेनी है जिसमें सिर्फ b का चेंज हो रहा हो, यहाँ चेंज है और a का कांस्टेंट रह रहा है, ये वाला लेंगे तो b का भी चेंज हो रहा है। नेक्स्ट इधर क्या है k 0.1 रेज पावर x देन y, और इधर क्या है 0.1, b को डबल किया है ना, 0.2 कर दिया है। अब जो कैंसिल आउट हो रहे कैंसिल आउट कर दो, 1/2, ये सारा कैंसिल आउट, क्या बचा उधर 1/2 रेज टू पावर y,
अब इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 को 1/2 रेज़्ड टू पावर 1, तो y की वैल्यू क्या आ गई है 1। तो हमें पता चल गया कि a की सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहा है और b की फर्स्ट पावर पे। तो यहाँ हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यूज आएंगी देखो, ये रेट लॉ a raised to power 2 b raised to power 1, तो दैट इज रेट लॉ फॉर दिस इक्वेशन। तो न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सॉल्व करने हैं कि अगर हमें डेटा गिवन है तो हमें 1 by 1 पहले एक रिएक्टिंग स्पीसीज के विद रिस्पेक्ट हम पावर फाइंड आउट कर लेंगे, देन सेकंड ऐसे ही फोर्थ जितनी भी स्पीसीज होती हैं सबके विद रिस्पेक्ट जब हमें पावर्स पता चल जाएंगी, जैसे हमने ए और बी के विद रिस्पेक्ट फाइंड आउट की, तो हमें क्या पता चल जाएगा, रेट लॉ पता चल जाएगा कि अब ऐसे ही एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4.10, 11 एंड 12 है। आई थिंक तीनों क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हैं, तो वो सारे सॉल्व करने हैं आप सभी स्टूडेंट्स को। अब देखो हमारी बुक में भी एक एग्जांपल है डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ से दिया हुआ ना, वो दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये बुक में एग्जांपल दे रखा है और इसके रिगार्डिंग जो ऑब्जर्व डेटा है वो दे रखे हैं, मोल पर लीटर एंड देन रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स में। अब देखो डेटा क्या गिवन है, आई थिंक दैट इज पॉइंट, ये फर्स्ट डेटा दोनों का 0.30 मोलर लिया कंसंट्रेशन, देन रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा 0.096 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट में अगर नाइट्रिक ऑक्साइड को डबल किया है ना, तो देन क्या कर, इसको एज इट इज रखा है, नाइट्रिक ऑक्साइड को डबल किया है तो इसको 4 टाइम कर रखा है। कितना कर रखा है, कितना हो जाएगा 4 टाइम करेंगे तो 0.384। एंड नेक्स्ट क्या है, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड को एज इट इज रखा है, O2 को डबल किया है, देन इसको डबल कर रखा है। क्या कर रखा है, डबल। अब देखो इन डेटा से सेम वही क्लियर है ना, देखो ये कांस्टेंट रह रहा है O2, नाइट्रिक ऑक्साइड को डबल कर रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है। तो डबल करने पे 4 टाइम हो रहा है, इट मींस नाइट्रिक ऑक्साइड की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड पावर पे। कि नेक्स्ट देखो इसको कांस्टेंट रख रहे हैं, NO को O2 को डबल कर रहे हैं तो डबल हो रहा है, डबल करने से डबल, ट्रिपल से ट्रिपल, तो मतलब फर्स्ट पावर पे डिपेंड करता है। तो ये रेट लॉ आ जाएगा। ये हमारी एनसीईआरटी का एग्जांपल है जो गिवन है, तो हमने जनरल एग्जांपल ले लिया था। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, इसको ध्यान से देखें इस वाले इक्वेशन को, रेट लॉ को हम, तो यहाँ देखो नाइट्रिक ऑक्साइड की पावर क्या आ रही है कंसंट्रेशन की, जो रेट लॉ में आ रही है दैट इज 2 एंड स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज आल्सो 2, यानी यहाँ पे ये वो वाली कंडीशन आ रही है x = a, रिएक्टिंग स्पीसीज की जो पावर है वो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है। O2 का देखो फर्स्ट पावर आ रही है और यहाँ भी 1 है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो यहाँ भी सेम हो रहा है, मींस y = b वाली कंडीशन आ रही है। तो ये कैसे आ रही है, इस डेटा से आ रही है विच इज गेन्ड प्रैक्टिकली और ऑब्जर्व प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है। हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, x हमेशा a के इक्वल और y हमेशा b के इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, फॉर दिस इक्वेशन it is find out that rate of reaction, it is observed practically, the rate of reaction depends on first power of chloroform and half power of chlorine। यहाँ देखो क्लोरोफॉर्म का पावर जो है वो तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल है, बट जो क्लोरीन की पावर है दैट इज नॉट
इक्वल टू इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है और इसकी पावर कितनी है, हाफ है। तो ये वो वाली कंडीशन आ गई है जहां स्टोइकियोमेट्रिक पावर्स जो है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल नहीं है। यानी यहाँ x इक्वल a तो है बट y नॉट इक्वल b है। अब ये सारा कहाँ से डिटरमिन होता है, प्रैक्टिकली पता चलता है। अब ऐसा हम डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलैरिटी, वो सब इसी पे डिपेंड करता है। अगर हमें ये टॉपिक समझ आया है तभी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ सकते हैं। अब ऐसे ही ये जो हमने फोटोकेमिकल इक्वेशन पढ़ी थी, प्रीवियस क्लास में स्टडी किया था हमने। अब इसके लिए इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। It has been observed that rate of reaction doesn't depend on concentration of reacting species. 0 पावर पे डिपेंड करता है, मीन्स डिपेंड ही नहीं करता है। ओके, तो यहाँ भी वही कंडीशन, यहाँ कौन सी कंडीशन आ गई, x नॉट इक्वल टू a एंड y नॉट इक्वल टू b। अब ये पावर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हैं या नहीं है, ये सारा प्रैक्टिकली डिसाइड होता है, प्रैक्टिकली डिटरमिन किया जाता है। तो रेट लॉ इज अ प्रैक्टिकल टर्म, ये ध्यान रखना है क्योंकि हम नेक्स्ट यू क्लास में इसे यूज करने जा रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में इंप्लीमेंट करेंगे। प्रैक्टिकल टर्म है, थ्योरेटिकली हम नहीं बता सकते कि किसकी कितनी पावर पे डिपेंड करेगा। थ्योरेटिकली तो यहाँ इनका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। ओके, तो हमने प्रैक्टिकली ऑब्जर्व क्या हुआ कि 0 पावर पे डिपेंड कर रहा है कि, तो थ्योरेटिकली हम कुछ नहीं बता सकते हैं इसके बारे में, रेट लॉ के बारे में। तो ये हमारा आज का टॉपिक हो गया है, रेट लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ। अब थोड़ा सा काम आप सब स्टूडेंट्स के लिए, एक इक्वेशन के लिए डेटा दे रही हैं। ये जनरल इक्वेशन ए बी लेकर चल रहे हैं तो हम ए बी ही ले लेते हैं। ठीक, ऐसा कर देते हैं हम। ओके, अब देखो इसके लिए जो ऑब्जर्व डेटा है, अज्यूम डेटा है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑब्जर्व डेटा ये है, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को क्योंकि आप सब बच्चों को ही सॉल्व करना है। मोल पर लीटर एंड रेट ऑफ रिएक्शन, मोल लीटर इनवर्स सेकंड। ओके, डेटा देखो क्या है, वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 0.1 मोलर, 0.1 मोलर आर, अब कर देते हैं। ओके, इसको एज इट इज रखते हैं, देन 2√2r, इसको 4 टाइम कर देते हैं। ओके, फोर टाइम करेंगे, देन एंड 1 मोर। ये जो है किसी केमिकल इक्वेशन के लिए ऑब्जर्व्ड, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व डेटा है। इन डेटा से हमें क्या डिटरमिन करना है, क्या डिटरमिन करना है, रेट लॉ। ओके, और ये काम कौन करेंगे, आप सभी स्टूडेंट्स को करना है। अगर आप सब बच्चे ये वाला सॉल्व कर देते हो क्वेश्चन, तो इट मीन्स आपको रेट लॉ एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ क्या हो गया है, अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जिसका बेस कि मैंने इसीलिए लिख के छोड़ा हुआ था, यही देख लेते हैं क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हमने जो रेट लॉ पढ़ा ना, रेट लॉ में ये जो हम पावर्स की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन टर्म्स की, ये रिएक्टिंग स्पीसीज की जो कंसंट्रेशन टर्म्स होती हैं, उनकी जो पावर्स होती हैं, एक्स एंड वाई पावर्स थी, इन सब पावर्स का जो सम होता है ना, दैट इज नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, व्हिच वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए
इस क्लास के लिए इतना सफिशिएंट है। थैंक यू।